इस कहानी की शुरुआत होती है 1997 वाशिंगटन में, जहां हम केट मार्टिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी जैसी को लेकर अपने माता पिता जिन और बर्ने से मिलने जा रही थी। और वह सुबह से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही जिन कहते हैं कि उन्हें सफर पर निकलना चाहिए, इसलिए बर्नी जल्दी से उन दोनों के लिए खाना पैक कर देती है और फिर यह दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। मंजिल पर पहुंचकर जिन एक जगह अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर वह ट्रंक से बंदूक निकालकर जैसी को देता है। थोड़ा आगे जाकर वह अपनी बंदूक को निशाने पर रखते हैं और फिर एक हिरन उन्हें नजर आया। ऐसी निशाना लगाता है और हिरन को घायल कर देता है। फिर यह दोनों उसे हिरन के पीछे लगते हैं। यह लोग थोड़ा ही आगे गए थे, लेकिन जैसी को भूख लग रही थी, इसीलिए वह एक जगह रुककर अपना सैंडविच निकालने लगता है। इस बीच जिन उससे आगे निकल गया था, वह उस हिरन को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो जैसी वहां नहीं होता। वह हिरन को मारकर जैसी को ढूंढने लगता है। इस बीच हम जैसी को देखते हैं जिसे झाड़ियां में कोई चीज दिखती है। वह उसे अपना सैंडविच देता है, लेकिन वह चीज वहां से भाग जाती है, इसलिए जैसे उसके पीछे जाने लगता है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक अजीब सीढ़ी होती है। आसपास ना कोई घर था, ना कोई आबादी, और ऐसी किसी चीज का वहां होना बहुत ही हैरान कर देने वाला था, जैसे किसी ने अभी हाल में ही इन्हें लगाया हो। यह देखकर जैसी की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। उधर जिन परेशानी में जैसी को ढूंढ रहा था, रास्ते में उसे जैसी का बैग मिलता है, जिसे देखकर वह और भी घबरा जाता है, क्योंकि आसपास देखने पर भी जैसी वहां नहीं था। यह जंगल है, कुछ भी हो सकता है, और जैसी एक बच्चा है। दूसरी तरफ जैसी जब उन सीढ़ियों पर था तो उसे वही जानवर फिर से दिखता है जो उसे थोड़ी देर पहले दिखा था। इसलिए जैसी डर कर नीचे उतर आता है और तभी अचानक कुछ अजीब से हाथ उसे पकड़ लेता है। जैसे कि चीख की आवाज उसके दादाजी ने भी सुन ली थी, तो वह जल्दी से उसे बचाने के लिए भागता है। उसे भी अपने सामने वही रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई देती है। तभी सीढ़ियों के पीछे से जैसी चिल्लाकर उसे बुला रहा होता है। जिन उसे बचाने के लिए उस चीज पर गोली चलाता है, लेकिन वह चीज जिन को भी अंदर खींच लेती है। अब कहानी 20 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम दो भाइयों जोश और निक को देखते हैं, जो इन्हीं जंगलों में हाइकिंग पर जाने वाले थे। रास्ते में वह एक जगह सामान लेने के लिए रुकते हैं। वहां की स्टोर ऑनर से उनकी कुछ बातचीत होती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह लोग पास के जंगलों में हाइकिंग पर जा रहे थे। स्टोर ऑनर उन्हें सावधान करता है कि रेड मून के समय कई लोग इन जंगलों में खो चुके हैं, इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए। वह थोड़ा घबरा जाता है। खैर, जब यह लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो रेविका और जॉर्डन उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो एक कपल है। इस सफर पर उनका एक और साथी आने वाला होता है, मगर उसकी जगह डग नाम का लड़का आया, जो किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि वह कोई भी बात गंभीरता से नहीं लेता था। उसे बस इस ट्रिप के बारे में पता चला और वह भी चला आया। हालांकि पहले डग इनका दोस्त रह चुका है, इसलिए यह लोग अपने बैग पैक करके जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। 5 घंटे चलने के बाद सब थक गए थे, लेकिन रेबिका बताती है कि अभी तो आधा रास्ता भी नहीं चले हैं, इसलिए वह रुक कर आराम नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद सब आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि निक बहुत थक चुका था। तब जोश जब निक का बैग उठाने में मदद करता है तो उसे अंदाजा होता है कि निक ने जरूरत से ज्यादा सामान बैग भर लिया है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सलाह देते हैं एक्स्ट्रा सामान वहीं छोड़ दे। जोश अपने भाई की मदद करता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। यह देखकर वो थोड़े हैरान होते हैं कि आखिर यह किसने बनाई होगी, लेकिन लड़कियों को यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वह आगे जाने का फैसला करते हैं। आगे जाकर रेविका अपनी सूझ बढ़ाने के लिए रुकती है। तभी रहस्यमयी एक डरावनी सी औरत वहां आ जाती है। वह सीधे रेविका की तरफ बढ़ रही होती है। रेविका ने जब उसके घायल पैर देखे तो डर के मारे अपना सिर उठाती है, लेकिन उस औरत का चेहरा तो और भी ज्यादा भयानक था और वह अजीब सी आवाज भी निकाल रही थी। रेविका बहुत डर गई थी, लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वह डरावनी औरत गायब थी। रेविका भागकर अपने दोस्त को बुलाती है। सब दोबारा उसी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, मगर इस बार उसके अंदर वही डरावनी औरत पहले से मौजूद थी। रेविका चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त आगे निकल गए थे, मगर उन्होंने उसकी चीख सुन ली। उसके पास जाकर देखते हैं कि रेविका बहुत डरी हुई है। रेविका सबको उस औरत के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन सबको लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा वह थक चुकी है,
इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। तभी वह सब चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। वह भागकर देखने जाते हैं तो उन्हें ज़मीन पर डग के कपड़े मिलते हैं, लेकिन डग वहाँ नहीं होता। तभी पानी से निकलकर उन पर हंसने लगता है, मगर उसका यह मजाक उसी पर उल्टा पड़ जाता है। जब वह देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारी लीचें चिपकी हुई है, तब जॉर्डन लाइटर की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह सब फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, जो वो बहुत डरा हुआ और गुस्से में था। वह आदमी किसी से बात कर रहा था, जबकि वह आदमी बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। यह लोग उनकी मदद करने जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र उस आदमी के सिर पर जाती है। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा घाव और गहरा घाव था। अब इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, वह आदमी उसे भागने के लिए कहता है। तभी वह औरत भी उन्हें अपना चेहरा दिखाती है। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो काफ़ी देर से रो रहा था। बच्चों की आवाज़ से तंग आकर वह आदमी अपनी बंदूक निकाल कर गोली चला देता है, लेकिन वह आदमी अभी भी जिंदा था। उस डरावनी औरत को देखकर रेविका फिर से रोने लगती है। यह सब उनके लिए काफ़ी डरावना था। तब वह औरत अपने बच्चों को एक हाथ में उठा लेती है। यह देखकर सारे दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि यह कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि कोई जीव था। सब लोग बौखला जाते हैं। तब वह आदमी उन्हें बंदूक दिखाकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और यह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस हड़बड़ी में जोश से निक का बैग वहीं रह जाता है। अब यह सब एक जगह रुक कर सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। डग कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जॉर्डन कहती है कि कुछ ही देर में रात हो जाएगी और उनके पास वापस लौटने का समय नहीं है, इसलिए उन्हें रात यहीं गुजारनी होगी। निक बहुत डरा हुआ था और परेशान था, इसलिए वह सब चिल्लाता है, मगर जोश उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसलिए मजबूरन इन लोगों की यही रात गुजारनी पड़ी। इस समय डग एक खास तरह की मशरूम वाली ड्रिंक पी लेता है, जिससे वह नशे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रात होते ही सब अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं, लेकिन जोश कहता है कि वह बाहर बैठकर पहरा देगा। जब सब सो रहे थे तो तभी कोई डग का स्लीपिंग बैग खींचने लगता है, क्योंकि डग नींद में था। वह सपने में खुद को और जॉर्डन को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह अपने ऊपर एक राक्षस को देखता है जो डग के शरीर को नोचने लगता है। डग को अंदाजा भी नहीं था कि वह राक्षस उसे कितनी दूर ले आया है। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगता है। उसकी दोस्त ये आवाज़ सुन लेते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि डग गायब है तो उन्हें चिंता होने लगती है। उसका स्लीपिंग बैग गायब था, वहाँ घसीटने के निशान थे, इसीलिए वे लोग उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। चलते चलते उन्हें डग का एक जूता मिल जाता है और फिर उसका स्लीपिंग बैग जो फाड़ा हुआ था। जॉर्डन कहती है कि ज़रूर किसी जानवर का काम होगा। निक भड़क जाता है और पूछता है किस तरह का जानवर। ना वहाँ डग था ना उसकी लाश। रेविका कहती है कि उन्हें शॉर्टकट लेकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रेविका नक्शा लाना भी भूल गई थी, इसलिए वह कोई भी जोखिम नहीं ले सकते थे। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वह डग होगा, इसीलिए वह सब उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें वही रहस्यमयी सीढ़ियाँ दिखाई देती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था कि आखिर उनमें लगी लाइट कैसे चल रही थी। खैर, जोश उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, लेकिन नेक उसे नीचे आने के लिए कहता है। वह सब हैरान जरूर थे, मगर उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना था। तभी जॉर्ज को पीछे एक दरवाज़ा नज़र आता है और उसे अंदर किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है। उन्हें लगा कि शायद डग होगा, इसीलिए वह अंदर जाने का फैसला करते हैं। जोश जोर लगाकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। वह देखते हैं कि यह जगह बहुत ही बड़ी है, जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। दोनों लड़कियां उन्हें ऊपर आने के लिए कहती है। तभी उन्हें फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बच्चा मिलता है जो डर के मारे कोने में बैठा हुआ था। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जैसी था। आज से 20 साल पहले गायब हो चुका था। जैसी कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। जोश और निक कहते हैं कि उन्हें बाहर निकालने का रास्ता आता है। खैर, ये लोग आगे बढ़ते हैं।
एक जगह छोटा जैसे रुक जाता है क्योंकि उसने कुछ देखा। जब जोश और निक उसके पास आए और सामने की तरफ रोशनी की तो उन्होंने भी एक भयानक जीव को देखा। सब लोग भागने लगे और अंत में वह दरवाजे के करीब पहुंच गए। जोश कहता है कि शायद वह चीज चली गई है, मगर अचानक पीछे से हमला करके वह राक्षस जोश को मार देता है। निक अपने भाई को नहीं बचा सका, मजबूरन उसे भी बाहर आना पड़ा। दोनों लड़कियां उसे भागने के लिए कहती है, मगर निक वही लेट जाता है। तभी वह राक्षस जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। भागते भागते निक एक गड्ढे में गिर जाता है जहां बहुत सारी लाशें पड़ी थी। वहां उन्हें डक की लाश भी मिलती है, इसलिए वह बिना रास्ता देखे वहां से भागने लगते हैं। तभी रेविका एक ट्रेलर देखकर रुक जाती है जो पार किया हुआ था। वह चारों जल्दी से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही रेविका अंदर जाने वाली होती है वह राक्षस उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ कर पाते वह राक्षस उनकी आंखों के सामने रेविका को मार देता है। इसीलिए वह जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है। जैसी कहता है कि यह राक्षस उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह हमेशा भूखा रहता है और उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिकार करना पड़ता है। एक बार जब वह किसी इंसान की गंध सूंघ ले तो उसे मार कर ही छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाता वह राक्षस जोर जोर से ट्रेलर को हिलाने लगता है। वह अपनी मौत के सामने नजर आ रही थी। उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना यह राक्षस उन्हें भी मार डालेगा। तभी निक अपने भाई की मौत पर रोने लगता है। वह कहता है, मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया, कायरो की तरह बस देखता रहा और अपनी जान की परवाह करता रहा। शायद मैं उसे बचा सकता था, तुम अभी भी हमें बचा सकते हो। यह सुनकर निक थोड़ा शांत हो जाता है। जब वह लोग बात कर रहे थे तभी जैसी उन्हें अपना नाम बताता है और तब निक को अंदाजा हो जाता है कि जैसी वही लड़का है जो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था, क्योंकि निक जैसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। क्योंकि यह सब सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि निक तो बड़ा हो चुका है मगर जैसी की उम्र अभी भी वैसी ही है। तब जैसी बताता है कि जब वह उस लाल दरवाजे के पार गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और डायमेंशन में आ गया हो और वह दरवाजा अपनी जगह बदलता रहता था। इसका मतलब यह हो सकता है कि जैसी ने शायद टाइम ट्रेवल किया हो या उसके लिए समय बहुत धीमा गुजरा हो। कुछ देर बाद जॉर्डन को एहसास होता है कि बाहर शांति है, शायद वह राक्षस अब यहाँ से जा चुका है, इसलिए उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। अब निक और जॉर्डन बाहर जाते हैं। तब जैसे कुछ बर्तन बाहर फेंकता है ताकि वह राक्षस आकर्षित हो। जैसे ही वह राक्षस उनकी तरफ मुड़ता है जॉर्डन की बंदूक जाम हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वह एक गोली राक्षस पर चलाती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता उस पर। वह एक झटके में जॉर्डन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। निक जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह राक्षस अंदर ना आ पाए। अब उसे राक्षस से बदला लेना था। वह गैस सिलेंडर और लाइटर उठाता है और जैसी से कहता है कि उसके बाहर जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर दे। वह बाहर जाकर उस गैस कैन को दूर फेंकता है जिससे वह राक्षस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और जैसे ही वह पास आता है निक उसकी तरफ लाइटर फेंक देता है जिससे वह राक्षस जलने लगता है। आखिरकार वह राक्षस वहां से भाग जाता है। निक देखता है कि वह रहस्यमय सीढ़ियां भी अब जल रही थी और सुबह होते ही हम दोनों को पुलिस के पास देखते हैं जो उन्हें बचाने आई थी। पुलिस भी यह जानकर हैरान थी कि जैसी अभी वही बच्चा है जो आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। तभी जैसी की माँ और नानी उससे मिलने आती है। काफी कुछ बदल चुका था मगर जैसी वैसा का वैसा ही था। जैसे अपनी माँ से माफी मांगता है। दरअसल जैसी के साथ उसका ग्रैंडपा भी उसी डायमेंशन में चला गया था मगर वह बच नहीं सका। पुलिस की पूछताछ के बाद निक को छोड़ दिया जाता है जो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।